हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए तो बिना देरी करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो आज की क्लास है उसका टॉपिक है संसदीय अधिनियम। संसद समय समय पर कई अधिनियम बनाती है और उन्हीं संसदीय अधिनियमों को लेकर विभिन्न परीक्षाओं में हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे यूपीएससी, राज्य स्टेट पीएससी, अदर जो वनडे एग्जाम है उनमें भी हमें इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, दोस्तों के लिए भी शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब, और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा क्या कि जिन व्यक्तियों को भी क्लास पॉलिटी की ज़रूरत है वो इसे देख सकेंगे और उनका भी फायदा हो सकेगा। चलिए तो, संसद ने खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954, प्रिवेंशन ऑफ फ्लड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, 1954 में अधिनियमित यानी बनाया था। और एक डेट और है कि 1 जून 1955 को यह प्रभावी यानी लागू हुआ था। तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है कि खाद्य मिलावट जो निवारण अधिनियम है 1954 में बनाया गया था और 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था। इसके बाद संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया था, जो अनुच्छेद 17 से संबंधित है मौलिक अधिकारों में, और वो अस्पृश्यता को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की बात करता है। इसके अधीन सभी जो दंडनीय अपराध हैं वो संज्ञेय और संक्षिप्त विचारी हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का जो विचारण यानी उसकी जो सुनवाई है वो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों में या महानगरों के मामलों में जो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद संसद ने घरेलू हिंसा जो महिलाओं के साथ हमें देखने को मिलती है उससे संरक्षण के लिए एक अधिनियम 2005 में बनाया था। और यह अधिनियम 25 अक्टूबर 2006 से, कब तो 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1800 एक्ट अधिनियमित हुआ था जो जनजातियों के संरक्षण के लिए। इसके बाद अनुसूचित जो जाति और जनजाति हैं उनके जो अत्याचार होता है उनके साथ, उसके निवारण के लिए 1989 में यह एक्ट पारित किया गया था और 30 जनवरी 1990 से यह पूरे देश में लागू है। 2016 में के संशोधन अधिनियम से इसमें किए गए संशोधन 26 जनवरी 2016 से प्रभावी हुए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। यानी जो केंद्र सरकार है वो इसके लिए समय समय पर नियम बना सकती है। जो यह अधिनियम है वो संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अभिप्राय है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। देखो, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें गिरफ्तारी से पहले ही जमानत दे दी जाती है, बट इसमें गिरफ्तारी के बाद ही जमानत का प्रावधान है, पहले जमानत नहीं मिल सकती। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का जो अन्वेषण है वो पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता जाएगा। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जैसे कोई निर्णय है, दंडादेश या फिर आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होती है। तो जैसे कोई व्यक्ति अगर निचली अदालत या उस व्यक्ति से संतुष्ट है या असंतुष्ट है तो फिर वो उच्च न्यायालय में जा सकता है, और संतुष्ट है तो फिर जाने की जरूरत ही नहीं। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का जो विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष अदालत के रूप में निर्दिष्ट करने का उद्देश्य शीघ्र विचारण है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत के आधार पर, जैसे वो कोई अस्पताल है, औषधालय है या फिर कोई शिक्षा जो संस्थान है उसमें प्रवेश से इनकार करता है, जैसे कोई निजी स्कूल है और वो ये कहकर किसी व्यक्ति को प्रवेश को रोकता है कि वो एससी या एसटी से, तब वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में और तथा सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुए। तो हिंदुओं से संबंधित 3 एक्ट हैं। एक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में और एक सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुए थे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुए। जो आरटीआई अधिनियम है वो 12 अक्टूबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। सूचना का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार नहीं है, एक विधिक अधिकार है, क्योंकि कानून के तहत हमें मिला हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के या कम में प्रदत्त भाषण एवं अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में निहित माना। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है उसका जो उद्देश्य है वो सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना है, यानी जो अधिकारी हैं उनसे सूचना प्राप्त करने को सुगम बनाना है। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है मूलतः 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता था पहले, बट अब 2019 में इसमें एक संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा उक्त अधिनियम में यह परिवर्तन किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का जो कार्यकाल है अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में अधिसूचित जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत इसे 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, यानी अब इसका 3 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष या 65 वर्ष, या तो पहले 65 साल का होता है तो 65 साल पे हट जाएगा, या फिर वो 3 वर्ष जिनमें से जो भी पहले होता है तब तक वह पद धारण करेगा, निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों को वही वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं जैसा केंद्र सरकार निर्धारित करे। तो वेतन भत्ता वगैरह भी केंद्र सरकार निर्धारित करेगी।
मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS एक नामक जो सामाजिक आंदोलन है, उसके द्वारा सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष और जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। एक केस है नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम एक 2010 में आया था। इसके तहत हमने एक NGT यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया। इसके बाद 1996 में संसद ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996, जिसे हम पेशा के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उसमें स्वशासन को स्थापित करना है, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके, यानी जो जनजाति है उनके जो अधिकार हैं वो बने रहें और जनजाति लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इस तरीके से ये नोट्स कंप्लीट हो गए। अब इससे संबंधित जितने भी जो प्रश्न पूछे हैं उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था। तो ये दो डेट है, एक वो पूछ रहा है कि और वो पूछता कब बना, तो 1954 में, बट लागू 55। तो यहाँ पे कोई 55 डेट नहीं दी है, तो 1954 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ फ्लड एडल्ट्रेशन एक्ट वर्ष 1954 में अधिनियमित इनेक्टेड और सर्वप्रथम 1 जून 1955 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था। इस प्रश्न की अंग्रेजी अनुवाद इनेक्टेड शब्द है, जिसका अर्थ अधिनियमित होता है, जबकि हिंदी में इसे लागू, यानी तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका जो आंसर है वो अधिनियमित के अनुसार 1954, पर वो पूछता है कि लागू तो 1 जून 1955 लगा देना, ठीक है। सिविल अधिकार जो संरक्षण अधिनियम में है 1955 के अधीन सभी जो दंडनीय अपराध हैं, हमने देखा था कि संज्ञेय हैं और संक्षिप्त विचारणी। तो ऑप्शन बी, संज्ञेय और संक्षिप्त विचारणी। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा जो 15 के अनुसार जो सभी अपराध हैं संज्ञेय और संक्षिप्त विचारणी प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का जो विचारण है, हमने देखा था कि प्रथम सीडी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामलों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो हमने देखा था कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी ऑप्शन बी सही है। एक सेकेंड। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो सभी दंडनीय अपराध हैं वो हमने देखा था कि संज्ञेय और संक्षिप्त विचारणी, संज्ञेय और असमनीय, तो ये दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे, ए और बी। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो सभी अपराध हैं वो दंडनीय अपराध यानी संज्ञेय और संक्षिप्त विचारणी और संज्ञेय तथा असमनीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी जो अपराध हैं, देखिए मूलतः ये जो एक्ट है वो अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया था। इसमें अस्पृश्यता का प्रावधान किया गया जो पूरी तरह प्रतिबंधित है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। इसमें 1976 में
एक नाम परिवर्तन किया गया था, चेंजिंग किए गए थे। तो एक संज्ञेय और कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय। ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15(1) के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर अपराध संज्ञेय होगा। इस अधिनियम में दोषी व्यक्तियों के लिए कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अतः इस प्रश्न के सही उत्तर विकल्प ए और डी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में सी को सही माना था। देखिए सी क्या है, तो समनी। परंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के लिए बोनस अंक दे दिया था। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी जैसे अस्पताल, औषधालय और शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय? तो हमने देखा था कि धारा वो 5 के अंदर वो दंडनीय होगा। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता, देखिए अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत या फिर भेदभाव करता है, वो जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान, छात्रावास, जो जन साधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो, प्रवेश से इनकार करता है, तब वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय। 1 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करिए। चलिए, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? यानी ये कहना चाह रहा है कि जो सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है राज्य सरकार, तो वो कौन सा है? तो धारा 10 के में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10(a) या 10 का या 10(a) के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन का उपबंध किया गया। तो कौन सी धारा? 10(a). ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है, तो हमने देखा था कि संपूर्ण भारत में, मैंने बताया भी था आपको कि पूरे भारत में लागू है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 1(2) के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है, तो हमने देखा था कि संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? तो धारा 14। जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है, उसकी धारा जो 14 है, उसके अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध, ऑफेंस बाई कंपनीज का उपबंध है। अगर कंपनी ऐसा अपराध करती है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी है? तो उसमें निदेशक, सचिव और प्रबंधक तीनों उत्तरदायी रहेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन डी।
एक सेकंड। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है, उसकी धारा है 14(1) के अनुसार इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति कंपनी हो तो ऐसा हर व्यक्ति जो अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उस कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा। धारा 14(2) के अनुसार यह इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक, सचिव या फिर अन्य अधिकारी की संपत्ति से किया गया हो, वहां वे भी उस अपराध के दोषी समझा जाए, यानी सभी व्यक्तियों को दोषी समझा जाए। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है, यानी धारा 12 बताती है कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है, कब पता चलेगा। तो इसमें एक चीज है कि वो अगर जो अपराध है वो केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है, ध्यान रखना, एसटी, या फिर एससी, तो एससी, ठीक है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है, वो एससी है, एससी, ठीक है। तो सिविल अधिकार संरक्षण जो अधिनियम 1955 है, इसकी धारा 12 के अनुसार जहां तक इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के संबंध में किया जाए, वहां तक प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वो कार्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है। अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि देखिए अस्पृश्यता के आधार पर जो अपराध है वो तब नहीं माना जाएगा कि जब अस्पृश्यता के आधार पर हुआ है, जैसे अभियुक्त और परिवादी, यानी पीड़ित और अपराधी दोनों समाज, यानी दोनों अगर ऐसी से हैं तो फिर वो अस्पृश्यता के आधार पर नहीं माना जाएगा। उसमें पीड़ित ऐसी से होना चाहिए और जो अपराधी है वो अन्य व्यक्ति से होना चाहिए। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान समूह के हैं। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। हमने देखा था कि अगर वो एससी से केवल तभी यह माना जाएगा। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है, उसकी जो धारा 12 है, उसके तहत न्यायालय उपधारित करेगा कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है, जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसमें अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की बात करता है और अस्पृश्यता पूर्ण तरीके से निषिद्ध है, ठीक है। तो इसके लिए ही ये दोनों एक्ट बने हैं, जो एक तो जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, एक वो एससी वाला। 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्व की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का प्रावधान है? तो धारा 14 का ऑप्शन डी। देखिए अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन तो लाइक तो बनता है यार, लाइक करो। देखो अगर लाइक करोगे ना तो फिर
ये अन्य व्यक्तियों तक पहुंचेगी, तो थोड़ा अपने दोस्तों के लिए शेयर करो। और उसमें कुछ करना थोड़ी, आपको थोड़ा सा शेयर मानना है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की जो धारा 14 का या 14(1) के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की कार्रवाई के लिए संरक्षण या प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ का उपबंध किया गया है। अब वो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हिंदी जो विवाह अधिनियम है 1955 में, ये सही है। उत्तराधिकार 56 में, ये भी सही है। 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो ये गलत है, क्योंकि इसके लिए 74वां होगा और 73वां ग्राम पंचायतों की बात करता है। सती निरोध अधिनियम 1987, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण 73वें नहीं बल्कि 74वें संशोधन द्वारा किया गया था। इस प्रकार सही विकल्प उत्तर सी होगा। अब सही जोड़ी मिलानी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें देखिए ये पता है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में बना था, तो तीसरे का चौथा, तो देखिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तीसरे का चौथा, देखिए एक ही ऑप्शन है डी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं प्रश्नों को। अब हम देख लेते हैं, एक भारतीय जो शस्त्र अधिनियम है वो 1878 में बना था। शाही पद जो अधिनियम है वो 1876 में बना था। भारतीय उच्च न्यायालय जो अधिनियम है वो 1861 में बना था। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम वो 1869 में बना था। एक बार और देखिए आप, शस्त्र अधिनियम 1878, ठीक है, शाही अधिनियम 76 में, उच्च न्यायालय वाला हमने याद ही है कि 1861 में, और विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था? तो हमने देखा था कि 26 अक्टूबर 2006 को। कब? तो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। जैसे राष्ट्रपति की जो सहमति है वो 13 सितंबर 2005 को और 26 अक्टूबर 2006 से यह लागू हुआ। ठीक है, निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो मीसा इस सामाजिक अधिनियम नहीं है जी। मीसा, देखिए मेंटेनल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, तो ये आंतरिक सुरक्षा से संबंधित अधिनियम है और इंदिरा गांधी के समय बना था। एंटी डोरी दहेज के ये भी संबंधित है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट ये भी संबंधित है। प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट ये भी संबंधित है। तो जो मीसा है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट नामक जो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम है 1971 में बना और 1977 में ये निरस्त भी हो गए। ठीक है, तो अब ये नहीं है एक्ट। ये आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था, यह सामाजिक अधिनियम नहीं है। ठीक है, जबकि प्रश्नगत जो शीर्ष तीनों अधिनियम सामाजिक सौहार्द और सामाजिक दोष निवारण हेतु बनाए गए अधिनियम। भारतीय विधानों के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों या फिर विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कथन सही है?
तो उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। ये सही है, सी ऑप्शन दे रहा है इसमें, तो ये सही है। उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए फीस नहीं देनी होती, तो ये गलत है क्योंकि थोड़ी बहुत फीस देनी होती है। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका जो वैधानिक उत्तराधिकारी है उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत कर सकता है, तो जी राइट है। तो एक और तीन सही है और वो सही पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी एक और तीन सही है। वर्ष 1986 में संसद द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। इसके तहत उपभोक्ताओं को खाद्य की सुरक्षा या खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता गड़बड़ी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके लिए उसे निर्धारित फीस लगती है, थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं रहती। यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को, नहीं, जो उसका उत्तराधिकारी है, को यह अधिकार है कि वो उस उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करा सके। वैधानिक अधिकारी का मतलब है उसके परिवार का जो भी मेंबर, जैसे अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी, या पत्नी की हो जाती है तो उसका पति, या फिर अदर पापा मम्मी। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम अधिनियमित किया गया था, तो हमने देखा था ये 1871 में। ठीक है, तो आंसर सी सही है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में अधिनियमित हुआ था। प्रारंभ में उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र में लागू हुआ था। अनुसूचित जो जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवर्त यानी इनफोर्स कब हुआ था, तो हमने देखा था 30 जनवरी 1990 को। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति द्वारा 11 सितंबर, देखिए ये भी डेट भी पूछ सकता है वो, कि 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई थी, और 30 जनवरी 1990 को क्या हुआ था, तो प्रवर्त हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है 30 जनवरी 1990। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया गया था, तो हमने देखा था 1989, 1989। देखिए मैं बार बार इस वजह से लिख रहा हूँ कि आपको डेट याद हो। और 30 जनवरी 1990 को फोर्स हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो 1989 उसमें कुल कितनी धारा है, तो उसमें टोटल 23 धारा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं, वही दिया है व्याख्या में 23 धारा है, 30 नहीं 23, अगर गलती होगी मुझसे वहां पे बोलने में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो केंद्र सरकार को। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो 1989 है उसकी धारा 23, इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 23 के अनुसार केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? तो इसमें धारा 2 BC, इंग्लिश में ध्यान रखिए, धारा 2 BC में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में 2016 में संशोधन द्वारा अंतः स्थापित धारा 2 BC में आर्थिक बहिष्कार यानी इकोनॉमिक बायकॉट को परिभाषित किया गया। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। कोई अगर लोक सेवक जो सरकारी अधिकारी है वो अगर कोई इसके आधार पर अगर कोई अपराध करता है तो उसे 1 वर्ष यानी कम से कम 1 वर्ष का दंड मिल सकता है, दंड का प्रावधान। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 क्लोज 2 और क्लोज 7 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम और उससे ज्यादा भी मिल सकता है 1 वर्ष। ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अधीन किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? धारा 14 में। ठीक है। तो धारा 14 में किसका विशेष न्यायालय का प्रावधान है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अध्याय 4 की धारा जो 14(1) में शीघ्र न्याय एवं परीक्षण के लिए 1 या अधिक जिलों में एक विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय, ठीक है, स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था का प्रावधान है, जबकि धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक की व्यवस्था की गई है। ठीक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकते हैं। उसका प्रावधान किसमें? तो धारा 14। ठीक है। विशेष न्यायालय। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो 1989 है उसकी धारा 14 या 14(1) में के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। ठीक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शीघ्र विचारण, यानी जो सुनवाई है वो जल्दी हो सके। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14(1) के अनुसार सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय
के रूप में विनिर्दिष्ट करने का समायोजन शीघ्र विचार है 14, ठीक है, 19 नंबर। तो आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसमें टोटल 80 प्रश्न दिए गए, जो 30 हमने कर लिए, नोट्स भी कर लिए। बाकी के जो 50 प्रश्न हैं वो हम कल वाली वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी को अगर यह क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट करें और बताएं कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, और अब इसके बाद हमें क्या लाना चाहिए, आगे कौन सा सब्जेक्ट लाना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आप सभी इसे अपने दोस्तों में एक बार फिर जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब करते समय जो ऑल होता है उस पर करें। जिससे क्या होगा कि जब भी क्लास जैसे चालू होती है तो उनसे कुछ मिनट पहले आपको उसमें नोटिफिकेशन या सूचना मिल जाती है, और आप रोज इसका अभ्यास करें प्रश्नों का। इससे होगा क्या कि आपकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता है वो बहुत अच्छी होगी, और आप किसी भी जो कोई भी प्रश्न आता है पॉलिटिक्स से, तो वो गलत होने के चांस है ना कम हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज आज के लिए मैं यही होल्ड करते हैं। थैंक यू सो मच।